हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता आयोग, कंज्यूमर कमीशंस, चैप्टर नंबर 37। अब तक आपके 36 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 37 और कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। एक उपभोक्ता मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी वस्तु या सेवा को लिया हो, है ना, वस्तु या सेवा को खरीदा हो, लेकिन अब उसे चूंकि किसी तरह की परेशानी हो गई तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है। क्या वह लीगली कहीं पर जाके दावा कर सकता है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ। स्पेशली देखो, इसके लिए कई तरह के आयोग या फोरम बनाए गए हैं। चूंकि ये पूर्ण न्यायिक नहीं होते सो हम इसको कोर्ट नहीं कहते, हम इसको क्या कह देते हैं, फोरम कह देते हैं। तो क्या एक उपभोक्ता के पास ये अधिकार है? तो उपभोक्ता के पास और कौन कौन से अधिकार है ना। और आखिर अगर आपके साथ किसी तरह का कोई छलावा, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, तब आप कहां पर जाएंगे, क्या आपको उस पर रेमेडीज मिल सकती है, उन सभी के क्या उपाय हैं, वही सारी बात हम करेंगे। और इसका एक हम देखेंगे कि अगर आपकी कोई शिकायतें हैं तो शिकायतों को सुनने के लिए एक फोरम बनाया गया है। ठीक है, समय समय पर इसमें संशोधन हुए। 1986 से प्रॉपर तरीके से व्यवस्था शुरू की गई और उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत कुछ आयोगों की स्थापना की बात की गई कि राष्ट्रीय आयोग भी है, राज्य में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिले में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और नेशनल है। इस तरीके के कमीशंस बनाए गए। कुछ कुछ राशि निर्धारित कर दी गई कि राशि इतने कम की है तो यहां पर सुनवाई होगी, इससे ज्यादा की है तो राज्य, इससे ज्यादा की है तो इनको कुछ शक्तियां दी गई। अर्धन्यायिक निकाय हैं। तो 1986 के बाद बेसिकली देखेंगे कि 1991, 1993 में संशोधन हुए, फिर दिसंबर 2002 में संशोधन हुए। उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में प्रॉपर अधिनियम आया और 1986 के अधिनियम को पूरा बदल दिया। ठीक है, क्योंकि अब देखो कि इतने सालों में जो उपभोक्ता है और जो उनको वस्तुएं बेच रहे हैं उसका तरीका बहुत बदल गया है। अब ऑनलाइन भी तो फ्रॉड होने लगे हैं। तो टेक्निकली यही कहा जाएगा ना कि भाई जब सरकार के द्वारा अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर और भी इस तरह के जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अगर इनको आपने व्यापार करने की अनुमति दी है तो आप रेगुलेट भी तो करो कि इन्होंने अगर फ्रॉड किया है तब इंसान कहां जाएगा। तो यहां पर ये इन सभी व्यवस्थाओं को हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ करंट अफेयर, जैसे कि राइट टू रिपेयर। अब उपभोक्ताओं के पास राइट टू रिपेयर है, उसकी बात इसमें नहीं की गई, बट हम थोड़ा सा और करेंगे। जैसे कि हम उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे, कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय जो नेशनल कंज्यूमर डे है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उन सभी व्यवस्थाओं की हम बात करेंगे कि आखिर वो दिन क्या है, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहली बार हम देखेंगे कि अमेरिका जैसे जो जगह है, अमेरिका जैसे देशों में राइट टू रिपेयर को अनुमति दी कि अगर आपने कोई लैपटॉप खरीदा है और मान लो उसकी बैटरी दूसरे दिन ही खराब होने लगी तो अब आपके पास राइट टू रिपेयर भी, आप क्या करोगे उस लैपटॉप का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, इन सभी बातों को बच्चों हम समझने वाले हैं उपभोक्ता आयोग में, है ना। तो ये जो क्लास का आपका नोट्स रहेगा बच्चों, वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बारकोड को स्कैन कर लो या फिर @मंजू PW UPSC वाला सर्च कर लो। तो हमें उपभोक्ता आयोग में बात करनी है। देखो 3 स्तर पर होगा, बेसिकली 3 स्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, 3 स्तरीय व्यवस्था है कि पहले हम सबसे छोटे लेवल से शुरू करें तो भाई जिला स्तर पर है। अब जिला स्तर पर जो उपभोक्ता आयोग है, ठीक है, उसके पास क्या संरचना है, क्या क्षेत्राधिकार है, यही तो बातें होगी कि उसमें अध्यक्ष कैसे होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनको वेतन कौन देगा, सेवा शर्तें कौन बनाएगा, नियम कौन बनाएगा, क्षतिपूर्ति और बाकी सारी चीजों को लेकर कौन नियम बनाएगा। दूसरा हम बात करेंगे राज्य उपभोक्ता, इससे ऊपर हम चले जाएंगे तो अपर लेवल फिर आ गया कहीं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। ठीक है, इसकी भी संरचना, क्षेत्राधिकार, कुछ शक्तियां, और फिर इसके बाद आ गया सबसे ऊपर जो है वह राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय उपभोक्ता। चूंकि उपभोक्ता के विवादों का निवारण करेगा, हमने उसी को वही आयोग कह दिया। तो उपभोक्ता फोरम भी इसको कहा जाता है, पर कोर्ट नहीं कहा जाएगा, है ना, कोर्ट नहीं कहा जाएगा। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की बात करेंगे, फोरम की बात करेंगे, जिसमें कि संरचना, क्षेत्राधिकार, अनुशक्ति और कुछ प्रशासनिक नियंत्रण। तो ये सारी बातें हमें बेसिकली इसमें पढ़नी है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो एक केस बताती हूं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिर हरियाणा के किसानों को बेसिकली एक गलत बीज खरीद लिए जाने के कारण उनकी 70% से ज्यादा जो फसल है वह नष्ट हो गई। अब वो आखिर क्या करें, उनको बीज ही गलत दिए थे कंपनियों ने, तब वो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है बताओ। उनकी पूरी फसल खराब हो गई, तब ऐसे में कहा गया कि भाई उनको 5 लाख रुपए का जो मुआवजा है वह दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर यह दावा भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के द्वारा जो है वह किया गया था। तो इफ्को के द्वारा किसानों को ग्वार जो है उसके बीज बेचे गए थे, खराब थे, और यहां पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा ये अपील जब उसमें दर्ज की गई थी, तब उसके द्वारा ये आदेश दिया गया कि इनको 5 लाख का जो मुआवजा है वह दिया जाए, है ना। तो यहां पर क्या है कि बेसिकली एक ऑप्शन था, आपके पास एक सॉल्यूशन था, आपके पास एक प्रक्रिया थी। तो आजकल के अगर हम उपभोक्ताओं की बात करें या फिर हम ऐसे देखो, जो शिक्षित नहीं है, जो जागरूक नहीं है, जागो ग्राहक जागो, आपने इस लाइन को जरूर सुना होगा। छोटी छोटी सी चीजों पे जागो ग्राहक जागो। जैसे कि आप देखेंगे कि आप कहीं का टूरिस्ट जो है वह पूरा पैकेज आपने कहीं पे टूरिज्म का बुक करा कि आपको 2 दिन या फिर 3 रातें इस तरीके से, है ना, वहाँ पे आपको क्या बेसिकली कहा गया था कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, बट वो सारी चीज़ें नहीं दी गई। तो आप कैसे आखिर इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उससे कैसे निपटेंगे, कहाँ पे शिकायत करोगे? आपने कोई गलत चीज़ परचेज कर ली है, आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, आपको भ्रामक जानकारी दी गई थी, या फिर आप देखेंगे, अच्छा एक चीज़ आप सभी ने देखोगे, चाहे बहुत छोटे से छोटे लेवल से हम देखें, चाहे बहुत 1 रुपए का कोई प्रोडक्ट है या चाहे कोई 1 लाख का प्रोडक्ट हो, आप देखेंगे कि जो सेलिब्रिटीज है वो उनसे जुड़े हुए हैं, कि बहुत छोटे छोटे से, चाहे हम सोप की बात कर ले या फिर कंपनियों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसमें फेयरनेस क्रीम की बात कर ले। एक व्यक्ति के द्वारा उपभोक्ता फोरम में इस बात को मतलब आयोग को एक शिकायत दर्ज की गई थी कि मैंने फेयर एंड लवली जो क्रीम है, आप देखेंगे कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आपने बहुत सी उसकी ऐड देखी होंगी कि उसने क्या किया कि बस अरे शादी नहीं हो रही है, लो फेयर एंड लवली लगाओ, और उसके बाद वो दूसरे दिन गोरी दिखाई देती है। क्योंकि चूंकि आप देखेंगे कि इंडिया में कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, और गोरा या फिर आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा कि भाई नहीं, हमें साफ कलर ही चाहिए। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए जो फेयरनेस कंपनियां हैं, उन्होंने लोगों के दिमाग पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो भले वह कुछ काम करे ना करे, बट आप 20 साल उसको लगाए जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने 13 साल इसको जो है वह लगाया हुआ है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन मुझे तो 1% का भी फर्क नहीं आया। फेयर एंड लवली ने क्रीम ने फिर क्या किया, उसको मुआवजा दिया जब ये मामला अपील किया गया, फोरम के पास पहुंचा। तो इस तरह के मामले भी हो जाते हैं कि अगर मान लो कि किसी, अब तो देखो नया जो अधिनियम आया, पुराने अधिनियम में तो बहुत सारी खामियां थी, अब उन कमियों को दूर करते 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 2019 में पूरा प्रतिस्थापित किया, 21 में भी कुछ संशोधन आया, अभी हाल ही में भी कुछ संशोधन आया। इस संदर्भ में संशोधन होते रहते हैं बेसिकली, ताकि जो नियम है वो ज्यादा सही बन सके, अभी जो हमारा समाज है उसके हिसाब से बन सके। तो जैसे कि कहा कि भाई पहले मान लो आपको किसी ने कोई चीज बेच दी, विक्रेता था वो, है ना, उसने वो चीज बनाई नहीं थी, वो निर्माता मैन्युफैक्चरर नहीं था, तो उसने क्या कहा, वो निकल लिया कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था, ये तो गलती मैन्युफैक्चरिंग वालों की है, आप उनको पकड़ो, आप निर्माता को पकड़ो, आप हमें मत पकड़ो। वैसे ही सेलिब्रिटी ने क्या किया, किसी एक मान लीजिए बिल्डर का, एक रियल एस्टेट का जो है वो प्रमोशन कर दिया। अब उसने आपको सही तरीके से सही समय पे उसने आपको पोजीशन नहीं दी, सही समय पे उसने आपको फ्लैट नहीं दिया। आप देखेंगे दिल्ली, नोएडा, महानगरों में इस तरह का जहां पे फ्लैट का कॉन्सेप्ट आया है, जहां पे जो भी इस तरह से महानगर हो गए, वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा है। अब आप कहां पे शिकायत कर सकते हो कि आपको पोजीशन आज का बोल के या फिर 1 साल बाद का बोल के 3 साल बाद 3 साल भी नहीं दी गई? तब ऐसे में बहुत सारे लोग फ्रॉड कर ले जाते हैं। और उन्होंने क्या किया था, किसी भी सेलिब्रिटी से एक ऐड करवा लिया था, तो अब वो सेलिब्रिटी इस हाथ, मतलब सेलिब्रिटी की भी अब लायबिलिटी जो है वह तय की गई है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया है तो आपका दायित्व है, आपके खिलाफ भी केस होगा। और अब तो ये बढ़ा दिया गया कि आपने पहली बार गलती की, चलो आपको नहीं पता, आपने दूसरी बार गलती की तो आपकी सजा, जुर्माना, इन सभी चीजों की जो है वह चीजों को डबल कर दिया गया, हर चीज को बढ़ा दिया गया। तो अब चाहे निर्माता हो और चाहे विक्रेता हो, दोनों का ही दायित्व बनता है। और चाहे जो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, जो भी उस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर वह एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, तब उनके खिलाफ भी जो केस है बेसिकली वह दर्ज होगा कि उन्होंने झूठी जानकारी फैलाई। ठीक है, तो अब इतना आसान नहीं है, लेकिन वही बात है कि उपभोक्ता या फिर जो भी लोग हैं वो शिकायत नहीं करना चाहते, वो सोचते नहीं है, वो सोचते जाने दो, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है, ये सोच के कोई भी हो, इवन हम और आप, अगर मेरे साथ भी कोई ठगी हो जाती है तो मैं भी उसके खिलाफ जो शिकायत है सोचूंगी कि ठीक है जाने दो, कुछ 1000 रुपए की बात है या फिर कुछ ऐसी बात है, छोड़ देते हैं। तो हम क्या है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते, तो लाख फोरम बन जाए, लाख कमीशन बन जाए, लाख आयोग बन जाए, हम तभी अपने अधिकारों को उनसे लागू करा पाएंगे बेसिकली जब हम अवेयर होंगे और जब हम सच में लड़ना चाहेंगे। उपभोक्ता जो आयोग है
उसमें अध्यक्ष रही, मैं कभी उनको सुन रही थी। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नियम बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, नियम बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो परेशानी दे जाता है कि उसका नियम तो सच में अच्छे बन गए कि चलो ये व्यवस्थाएं हैं, और चूंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो बड़ी ही कठिन प्रोसेस है, आपको लीगलिटी, आपको प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो आप खुद चले जाइए, वकील की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद जा रहे हैं, आपके पास रिसीट है, आप पक्का बिल लिए हैं, आपने देखा कि इसमें गारंटी वारंटी की बात की गई थी और इतने का ये बेसिकली प्रोडक्ट था या फिर आपने सेवा ली थी और हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ। आप अपना केस इसमें खुद लड़ सकते हैं, तो कोई इसमें लीगलिटी या फिर ऐसा इशू नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखो कि बेसिकली अभी जो व्यवस्थाएं बना दी गई है 2019 के एक्ट में, काफी अच्छी चीजें बना दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड, इन सब चीजों को भी उसमें कवर किया गया। ऑनलाइन बिजनेस अगर ये सारी चीजें किसी को प्रभावित करती हैं, गलत तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है, कोई गलत एक्टिविटी, उसको रोकने के लिए। लेकिन अब हम उसको कितना इन्फोर्स करा सकते हैं, वो हमारी अवेयरनेस पर। और इसी अवेयरनेस को लागू कराने के लिए 24 दिसंबर को बेसिकली ये जो है वह दिन सेलिब्रेट करा जाता है। और 24 दिसंबर इसलिए दिन रखा गया था कि बेसिकली जब 1986 में पहला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, 1986 में जो पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, ये बेसिकली 24 दिसंबर को लागू हुआ था। और इसीलिए हमने इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में नामित कर दिया। हम मानने लगे कि चलो जो कंज्यूमर्स है उसको अवेयर किया जाए, मतलब जागो ग्राहक जागो। तो अब ये आखिर ग्राहक जो है वह है कौन, हम किसको जगाने की बात कर रहे हैं? आप जो भी चीज परचेज करें, आप कोई फोन परचेज कर रहे हैं, कोई लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, है ना। तो आप देखेंगे कि बेसिकली इस तरह की जो लाइन आपने सुनी होगी कि जो उपभोक्ता आयोग है वह इस तरह की एडवर्टाइजिंग, इस तरह की चीजें जो है वह रेडियो पे चलवा रहा है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। तो उपभोक्ता की बेसिकली परिभाषा क्या है, हम यहां से शुरू करते हैं। तो उपभोक्ता जो कोई वस्तु खरीदे या कोई सेवा प्राप्त करे, वो हो गया। बेसिकली जब हम कस्टमर वर्ड की बात करते हैं तो कहा जाता है उसको जो कष्ट से मर रहा हो वो कस्टमर हो गया, है ना। सो कस्टमर क्या है कि भाई जो उपभोक्ता है या फिर जिसने कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करी हो, इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है। मतलब मान लीजिए कि एक बीच में एक मीडिएटर था, वो वहां पे उपभोक्ता नहीं है कि उसने किसी कंपनी से, मान लीजिए कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट उसने बेचने के लिए अपने पास रखा है, वो इसमें शामिल नहीं आएगा। इसमें जो अंतिम उपभोक्ता जो उसका यूज कर रहा है, जैसे कि मान लो कोई एसी अभी खरीदा हुआ है, अब एसी का जो यूज करेगा, आपने कोई एसी खरीदा है, अब आप उसका यूज कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अब उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं अगर आपको उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा लगता है तो, या कोई फ्रॉड हुआ है तो, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि ये शायद एग्जांपल आप सभी ने इवन ये देखा भी होगा इस प्रैक्टिस को चलते हुए कि आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए हैं, वहां पे पानी की बोतल नहीं थी, है ना, मतलब कम अवेलेबल थी, या फिर जो 10 रुपए की पानी की बोतल थी उसने आपको 20 रुपए में दी। 10 रुपए की पानी की बोतल थी। बात ऐसे बात कि वहां पे केवल 10 रुपए की नहीं है, बात होती है कि जब उस पे 10 रुपए लिखा है तो आप उसके 20 रुपए क्यों दोगे। या कोई ट्रेन में अगर बेचने आया है तो उसने कहा कि 10 नहीं, ये तो 20 ही है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, तो आप वहां पर उससे बहस नहीं कर सकते। एक और आप देखेंगे कि मेन हाईवे पर अगर इस तरह की दुकानें जो है बनी, बहुत छोटी छोटी सी दुकानें, वह एक छोटा सा चिप्स का पैकेट भी 10 का जो है वह 20 का देता है, वहां पे आप उससे झगड़ के देखो, वह सीधा कह देगा कि आपको देंगे ही नहीं, जाओ, नहीं देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस तरह की चीजों को भी, इस तरह की प्रैक्टिसेस को भी शामिल किया गया है कि अगर आप इस चीज को प्रूव कर पाए तब डेफिनेटली इसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो दोबारा बेचने के लिए अगर किसी वस्तु को कोई हासिल करेगा या फिर कमर्शियल उद्देश्य के लिए कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करेगा तो इसको बेसिकली इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं, टेली शॉपिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, सीधा खरीद है ना, इस सभी तरह की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के जो लेन देन है इसको बेसिकली इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि देखो जो अधिनियम आया था ना 1986 का, उसमें उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों की बात की, ये सारी बात इसमें नहीं की गई। इसमें केवल आयोग, चूंकि हम पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो इसमें केवल हमारी जो बात है ये नहीं बताई जाएगी कि किसी एक, जैसे कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हमने उसमें ये थोड़ी जाना था कि एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ फिर वो कोर्ट गया, डायरेक्ट हमने सुप्रीम कोर्ट की संरचना की बात की। यहां पर मैं थोड़ी सी चीजें आपको इसलिए बता दें कि मान लीजिए सोशल जस्टिस, सोसाइटी में भी इस तरह के इश्यूज आता है तो आप लिख पाओगे। तो उपभोक्ता बेसिकली आप देखेंगे कि कई तरह के जो अधिकार है वे दिए गए। अब जैसे कि देखो, हम अगर 1986 के अधिनियम की बात करें तो 1986 का अधिनियम है, या फिर अभी हम 2019 की बात करें, 2021 की बात करें, कई तरह के जो अधिकार है वह उपभोक्ताओं के पास है। जैसे कि
ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। जैसे कि आप देखेंगे कई तरह के प्रोडक्ट के लिए कह दिया जाता है कि अगर मान लो इस पे कोई एलर्जिक इशू है, मान लो कोई टैबलेट है, तो वो आपको जरूर मेंशन करना है। कोई भी प्रोडक्ट है आप देखेंगे या फिर आप किसी टैबलेट पर अगर देखेंगे तो उस पर लिखा होता है, कुछ ना कुछ वार्निंग लिखा होगा कि इसको इतने टेम्परेचर पे रखे, इसको ऐसे रखे, है ना, या फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि इसको किस दवाई के साथ नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें ऐसे जो सेफ्टी चीजें हैं कि आपकी जान के लिए बेसिकली प्रॉब्लम कर सकती है, वो सारी चीजें इसमें लिखी होती है। जैसे कि आप मोबाइल की बैटरी आप देखेंगे, है ना, आप तो आप सामान्य रूप से नहीं देख पाते क्योंकि फोन अब ऐसे आ गए कि जनरली खुलते नहीं है। पहले के अगर आप फोन देखेंगे जो कीपैड वाले थे, हल्का सा खिसका खुल जाता था, बैटरी हाथ में आ गई। आप देखेंगे उस बैटरी पे लिखा रहता कि आप इसको जलाएं ना वरना इसमें विस्फोट हो सकता है, या फिर कई इस तरीके की जो वार्निंग्स है वे दी जाती है। तो बेसिकली ये जो वार्निंग है ना, वस्तु और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक, मूल्य की जानकारी। अब जैसे कि आप देखेंगे शुद्धता की बात आ गई, आप देखेंगे गोल्ड, सोना, है ना, और सरकार इसके लिए अब नए नए तरीके के, जैसे अब हॉलमार्क से काम नहीं चल रहा तो फिर सरकार के द्वारा नया जो है वह लेकर आए। क्या लेकर आए हैं आप सोने की शुद्धता के लिए? ऑनलाइन इसके लिए बेसिकली एक पोर्टल भी बना दिया गया कि आप वहाँ पे इस नंबर से चेक कर सकते हैं कि ये 22 कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट का गोल्ड है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं जो उपभोक्ताओं के लिए करी जा रही हैं। प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा, देखो आपके पास ये राइट है कि आप एक वस्तु को या किसी सेवा को आप 10 जगह पर देखें, पर जनरली मैंने शायद 1 या 2 लोगों को ही देखा हुआ है जो 10 जगह पर चीजें पता करें या 2-3 जगह पर चीजों को कंपेयर करके खरीद रहे हैं। अक्सर लोग करते क्या है कि उन्हें जो चीज सामने दिखी वह उसी चीज को परचेस कर लेते बिना ये बात का जाने कि हो सकता है अगर वो दूसरा ऑप्शन भी देखते। ये आपका राइट है, ये कंज्यूमर का राइट है कि वह बेसिकली क्या करे कि वस्तु और सेवाओं को वह देखे कि कंपैरेटिवली या प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उसे हो सकता है कम चीज पर, कम प्राइस पर अच्छी चीज मिल जाए, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली ये उसका राइट है कि वह प्रतिस्पर्धी मूल्य को चेक करे, वह 2 जगह से चीजों को पता करे, फिर वह खरीद ले तीसरी जगह से, तो ये उसका राइट है ना। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजा की जो मांग है बेसिकली वह कर सकता है। तो कई तरह के अधिकारों की बात की गई। मैं आपको कुछ और अधिकार बताती हूं। देखो, पहले हम अधिकारों की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम शिकायतों की बात करेंगे, फिर हम आयोग की बात करेंगे, है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि ये जो 5 अधिकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिए गए जो 1986 का कानून बना, उसमें कहा गया कि भाई अब उपभोक्ताओं के पास ये अधिकार होंगे। सुरक्षा का, सूचना का अधिकार है, आप इंफॉर्मेशन लो, आपने जो चीज परचेज करी है आप उसकी इंफॉर्मेशन लो, है ना। चयन का अधिकार आपके पास है, आपके पास क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, और आपके पास उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अब एक और जो अधिकार ऐड हो गया सरकार के द्वारा, बेसिकली आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंतर्गत राइट टू रिपेयर का पोर्टल ही बनाया गया है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ है स्क्रीनशॉट मैंने, है ना। उसमें क्या है, राइट टू रिपेयर की बात की गई कि आपको मरम्मत का अधिकार है। आपने कुछ चीज वस्तु अगर ली है, आपको मरम्मत का अधिकार है। और ये बात स्टार्ट होती है, ये विचार शुरू कहां से होता है, अमेरिका से शुरू होता है राइट टू रिपेयर का। आज आप देखेंगे अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन जैसे सभी कंट्रीज में बेसिकली ये जो अधिकार है वह उपभोक्ताओं को दिया गया है कि अगर आपने कोई चीज परचेज करी है तो आपके पास मरम्मत का अधिकार है। तो राइट टू रिपेयर में देखो आएगा क्या क्या। राइट टू रिपेयर में जिन सेक्टर्स को शामिल किया है, ये इंडिया के संदर्भ में बात हो रही है, जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, डाटा स्टोरेज कंपोनेंट। इसके अलावा आप देखेंगे फार्मिंग इक्विपमेंट की हम बात करें, है ना, ट्रैक्टर हो, जेसीबी और बाकी मतलब जो भी मशीन्स हैं, जो भी वो सब, ट्रॉली वगैरह, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। तो जो भी फार्मिंग इक्विपमेंट है इस सेक्टर को भी कवर करा। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की हम बात करें कि चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, आपने टीवी कोई खरीदा हुआ या फिर इस तरह के जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदे हुए हैं, आपको उसका बेसिकली क्या है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जो भी प्रोडक्ट है आपको राइट टू रिपेयर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स की हम बात करेंगे। ऑटोमोबाइल में चाहे कार की बात करें या फिर हम बाइक की बात करें, स्कूटी की बात करें, तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि कवर्ड किए गए हैं राइट टू रिपेयर के अंतर्गत, या राइट टू रिपेयर मरम्मत का अधिकार, है ना। और इसमें ये कहा जाता है बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जो उपभोक्ता है उसने जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिए हैं वह उसको आसानी से और कम लागत पर मरम्मत का जो अधिकार है वह वही कंपनी दे जहां से आपने चीजों को परचेज करा है।
ठीक है, जहां से आपने किसी भी पर्टिकुलर आइटम को परचेज करा हुआ है वो आपको मरम्मत का अधिकार भी देगा, वो आपको कम लागत पर और जल्दी से उसको ठीक करने का अधिकार देगा। जैसे कि हाल फिलहाल में एक एसी खरीदा हुआ है मान लीजिए किसी ने, तो आप देखो कि उस एसी को, अब तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एसी से गैस निकल जाती है, ये मेन प्रॉब्लम है, मेन क्या हम कह सकते हैं, सभी यही प्रॉब्लम है एसी के साथ। तो अब आजकल की जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, आपको 5 साल की गैस की भी वारंटी गारंटी जो है उन्होंने दे दी कि अब अगर इसकी गैस लीक हो जाती है हम इसको फ्री में करेंगे, है ना। तो 5 साल का उसमें बेसिकली उस चीज को ऐड किया, या फिर किसी भी तरह का उसमें कोई खराबी आती है तो बेसिकली मैकेनिक आएगा उस कंपनी का, ठीक करके जाएगा। तो अलग अलग कंपनियों ने अपनी अलग अलग शर्तें बना रखी है, किसी ने कहा 3 साल की गारंटी और सारी मरम्मत फ्री, किसी ने कहा 5 साल की गारंटी वारंटी और ये सारी चीजें फ्री। आप क्या लेना पसंद करोगे? आप ऑब्वियसली आप सोचोगे कि जिससे ज्यादा टाइम को कवर किया है, 5 साल कवर किया है, हम 5 साल की गारंटी वारंटी के साथ जो राइट टू रिपेयर और सारी चीजें हैं वह ले लेते हैं। तो यहां पर अब कंपनियां भी अपनी तरफ आकर्षित करने लगी है कि जो अवेयर ग्राहक होगा वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि उसको ज्यादा समय तक जो रिपेयरिंग और चीजें हैं वह मिलती रहे। तो निर्माताओं के द्वारा आसानी से और उचित लागत पर बेसिकली उत्पाद की जो मरम्मत और संशोधन का विचार है वह इसमें किया गया। तो ये बेसिकली राइट टू रिपेयर की बात यहां पर हो गई। ठीक है, ये क्या है, राइट टू रिपेयर भी इसमें शामिल है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की हम अगर बात करें, उपभोक्ता मामलों का अगर मंत्रालय की बात करें, बेसिकली इसने सेटअप किया है एक कमेटी को विद राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये सारी चीजें जो है वह शामिल किया, एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें कंज्यूमर्स के पास ये चांस है टू रिपेयर देयर प्रोडक्ट at an optimal cost instead of buying new product altogether। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे कि आपने कोई भी इक्विपमेंट है, मोबाइल फोन है, टैबलेट है, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट है, फार्मिंग को लेकर आपने कुछ खरीदा है, तो ये सारे सेक्टर्स में आपने कुछ भी खरीदा है, आपको राइट टू रिपेयर है। ठीक है, राइट टू रिपेयर है, मरम्मत का अधिकार है, तो इस अधिकार को भी आप जोड़ लें। आगे देखो, उपभोक्ताओं का शोषण क्यों हो जाता है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था इसमें ऐसा था। हम उतना सोच नहीं पाते क्योंकि उतना मार्केट, एक कॉर्पोरेट दिमाग हमारा तो चल नहीं, हमें तो जाना है एसी लेके आ जाना है। अब हमने ये नहीं देखा कि आखिर वो वर्क कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली जो आपको बेच रहा है वो आपको बताए कि इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगे और हमने इन चीजों को कवर करा है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, आपके पास सूचनाएं ही नहीं है, आप कैसे उससे बाकी अपने अधिकारों की बात करोगे? वो तुरंत कह देगा कि इसमें एक क्लॉज था, आपने इस पे तो पूछा ही नहीं कि हम आपको इस पे ये देंगे फ्री या नहीं देंगे। तो आपके पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही तो बात है ना कि आपको एक अवेयर कंज्यूमर बनना चाहिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसको देखो, ऑनलाइन सर्च करो, ऑफलाइन सर्च करो, आप हर जगह उसको देखो, फिर आपको जब उसकी सारी कंडीशन चीजें पता चल जाए तब जाके आप उसको लो। ठीक है, इसके अलावा सीमित आपूर्ति है चीजों की। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तब आप क्या करोगे कि जो अवेलेबल है, जो कंडीशन पर अवेलेबल है, मतलब जो भी उसकी कंपनी ने मान लीजिए कोई कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि उसकी बहुत लिमिटेड आपूर्ति, आपको उसी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, तो अब यहाँ पर कंपनी जो है वह डोमिनेट करेगी, वो आपको उतने राइट्स नहीं देगी जितने आपको जब ऑप्शंस अवेलेबल होते तब आपके पास होते। सीमित प्रतिस्पर्धा है। देखो, जब कंपटीशन बढ़ जाता है, जैसे कि आप देखेंगे कि एट प्रेजेंट अगर आपने देखा कि अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, अब आपको अफोर्डेबल एजुकेशंस मिलने लगे बहुत ज़्यादा। पहले जब लिमिटेड था, पता था कि भाई केवल कुछ ही कोचिंग्स जो तैयारी हैं वह यूपीएससी की करा रही हैं, आईएएस की करा रही है, तब हो सकता था कि ये इसकी फीस लाखों थी, है ना, और उस पर आप कहीं कम भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा इतना है कि आप नहीं लोगे, कोई और खड़ा है एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अब आप देखोगे कि अब सभी जो भी कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो क्या कर रही हैं, वो अफोर्डेबल कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश कर रही है आपको जितने कम से कम में कोर्स दे सके उतना दे, जितनी आपको फैसिलिटीज दे सकती उतना। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। आप देखिए कि कहाँ पर आपको बेस्ट चीज़ें मिल रही है, कहाँ पर बेस्ट चीज प्रैक्टिस हो रही है, वहाँ पे आप कीजिए। तो सीमित प्रतिस्पर्धा अगर रहेगी तब आपका भला नहीं होगा, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है तब आपका डेफिनेटली, देखो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा कंपनियां किसी पर्टिकुलर चीज़ में आ रही है ना, तब जाके वो कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे कि आप 1980-90 की बात, 2010 के बाद ही मोबाइल फ़ोन की बाढ़ आई है। उसके पहले आप देखेंगे कि फ़ोन, सिम, सारी चीज़ें बड़ी महंगी थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे और भी कंपनियां आती गई, जियो के रिचार्ज और बाकी सारी चीज़ें जब आती है, उसके बाद आप देखेंगे कि अब 200 रुपये में आप बढ़िया 200-300 का जो भी रिचार्ज होता है आप करो, आपको जो पूरा मंथ है वो आप
आपका इंटरनेट चलता रहेगा। पहले ये चीज़ें बहुत महंगी थी, है ना। पहले इस तरह के जो टैरिफ थे, बैलेंस के, बात करने के, रोमिंग भी लग रही है, सारी चीज़ें भी है। जैसे जैसे आपके पास ऑप्शंस आते गए वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें अफोर्डेबल होती गई, बहुत मिनिमल सी। अब तो सिम फ्री में मिल जाती है, सिम फ्री में पोर्टेड हो जाती है, पोर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन है। साक्षरता की कमी, सबसे बड़ी कमी कि आप साक्षरता की कमी है। कुछ लोग कह देते कि ये तो पढ़ा लिखा भी बेवकूफ़ है, मतलब साक्षरता तो है बट जागरूकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक जो कंज्यूमर है, जब ये सारी चीज़ें, अगर हम ये कहें कि उपभोक्ताओं को बचाया कैसे जाए, इन्हीं सब चीज़ों का ऑप्शन दे दो। सीमित सूचना है तो भाई जानकारी ले लो, जानकारी या तो सामने वाला दे दे या आप खुद ले लो। सीमित आपूर्ति है, या तो सरकार इसके लिए कोशिश करे या तो और प्राइवेट सेक्टर्स जो है वह इसके लिए कोशिश करे, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। सीमित प्रतिस्पर्धा है, जैसे कि मान लो किसी एक सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां ही नहीं है, केवल गवर्नमेंट है, या फिर प्राइवेट भी अगर है तो बहुत लिमिटेड है। जब उसमें बाकी और ऑप्शंस आ जाते हैं, बाकी और कंपनीज उसमें, बाकी और लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, तब कंज्यूमर का भला हो जाता है। साक्षरता की कमी है तो भाई लिटरेसी रेट जो है अगर वो तो बढ़ ही रही है, लोगों को अवेयर किया जाए, उपभोक्ता दिवस जैसी चीज़ें जो मनाई जाती हैं वहाँ से लोगों को अवेयरनेस किया जाए। सरकार जो है वह इस तरीके के राइट टू रिपेयर, कितने बच्चों को पता होगा कि राइट टू, हम सब पढ़े लिखे हैं, मैंने भी जब सर्च किया फिर मैंने इसके पहले पढ़ा, तभी तो मुझे जानकारी हुई ना, कि मैंने कहीं से सुना, मैंने न्यूज़ सुनी, तभी तो इन्फॉर्मेशन आई कि राइट टू रिपेयर भी है हमारे पास। और इंडिया में बेसिकली इस तरह का डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का पोर्टल भी है। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन हुई, आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं बहुत। और शुरुआत में तो आप देखेंगे जब छोटे स्तर पर करेंगे, कम पैसों का करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे अगर आप अपील कर रहे हैं, इन सब कर रहे हैं, तब उसमें बहुत मिनिमल सा कॉस्ट आएगा, बट आएगा, फी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो कि राइट टू रिपेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली एक पूरा पोर्टल बनाया गया है। तो ये एक उसका सॉल्यूशन हो गया कि कैसे आखिर जो कंज्यूमर्स है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। आया समझ में। अब देखो, तो कंज्यूमर जाए तो जाए कहाँ, सारी चीजें हमने समझ ली। उपभोक्ता कौन है ना, हमने जाना कि भाई 3 तरह के जो आयोग है, त्रिस्तरीय संरचना है। पहले हम इन सभी चीजों की बात अब करते हैं कि अब तक आप उपभोक्ताओं को लेके बहुत सारे अवेयर हो गए, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बट अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता आयोग जो है, कंज्यूमर कमीशंस है, वो आखिर कैसे काम कर रहे हैं। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। कंज्यूमर कमीशंस, उपभोक्ता आयोग। तब ये तो याद करने की जरूरत आपको है नहीं कि उपभोक्ता आयोग का गठन जो है वह आखिर क्यों किया गया। वो इसलिए किया गया कि जो उपभोक्ता है बेसिकली उनको सुरक्षा दी जा सके, है ना। तो देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले 2019 था। पहले हम एक्ट से बात कर ले, एक्ट से ही हम बात शुरू करेंगे कि आखिर इस तरह के जो आयोग हैं वह अस्तित्व में कब आए। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। फिर उसके बाद आया, अभी लेटेस्ट आप देखेंगे 2019 का जो अधिनियम आया उसने रिप्लेस कर दिया इस अधिनियम को। इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसकी कमियों को दूर करते हुए एक नया पूरा फ्रेमवर्क लेकर आ गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसके अलावा हम देखेंगे, है ना, 1986 और 2019 के पहले और बाद में, तो 1991, 1993, 2002 एंड 2021, इस तरह के जो कुछ एक्ट आए, कुछ संशोधन अधिनियम आए, है ना, जिसमें कुछ कमियों को और पहचाना गया और उनको दूर करने की जो बात है बेसिकली वह की गई। तो देखो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सबसे पहले इस मुद्दे को रेखांकित किया गया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए बेसिकली इस तरह के फोरम या आयोग होंगे जिनके पास कुछ शक्तियां होंगी कि वह आदेश पारित कर सके, वह जुर्माना लगा सके और बाकी सारी चीजें कर सके। अच्छा, हाल फिलहाल एक बात बताओ, आप सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अब इतना पावरफुल हो गया है कि आपको लोगों के घर की बात, उनके खाने में क्या बना है, ये इन सभी बातों से लेकर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें भी हमें पता रहती है। ऑफिशियल
ऑफिशियल अनऑफिशियल हर तरह की इंफॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक न्यूज आई थी, एक जिसमें कि शायद गुड़गांव का कोई कैफे था, गुड़गांव का कोई कैफे था। कल भी वो न्यूज मैंने देखी कि माउथ फ्रेशनर की जगह कुछ ऐसा दिया गया, वो उसने पोस्ट की थी जो पीड़ित था, माउथ फ्रेशनर की जगह कुछ ऐसा दिया गया, चाहे वो ड्राई आइस तो कुछ ऐसा दिया गया कि उनको खून की उल्टियां होने लगी। अब आप सोचिए, सबसे ज्यादा अगर आप इस फूड सेक्टर की बात करेंगे, कितना गंदा खाना खिलाया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो आप जो भी आपके स्पेशली मुखर्जी नगर में जो बच्चे रह रहे हैं, कभी आप देखना कितने हाइजेनिक तरीके से वो खाना बन रहा है जो हम घर का छोड़ के बाहर का खाना खा रहे हैं। या आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाओगे, क्या आपने उनकी किचन देखी है? या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है, बट जब तक हमारा सामने बिल्कुल सामने ऐसा ना हो कि अब सड़ा खाना ही रख दिया, तब तक हम अवेयर ही नहीं होते उस चीज को लेके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिसेंटली जो वो प्रॉब्लम होती है वहां पे, कि कम से कम 8-10 लोग यहाँ पर ऐसे थे जिन्हें खून की उल्टियां होने लगी या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन उसके बाद अभी तक, कल एक जो पीड़ित था उसने अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल थे उससे इस बात को शेयर किया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर भी हुई बट कुछ दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा वो जो चल रहा था ना रेस्टोरेंट, वो चल ही रहा है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वरना मैं आपको नाम भी बताती है ना, कि एटलीस्ट आप ना जाएं कम से कम उस रेस्टोरेंट में। तो लोग खुद भी, अगर आप सोचिए कि उसकी जगह हम आप होते, क्योंकि रेस्टोरेंट तो हम सब जाते रहते, मैं भी जाती हूँ, अगर हम सब रेस्टोरेंट जा रहे हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि हमने कुछ ऐसा खा लिया कि हम कई दिनों तक सफर करते रहे, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए, तब आपके पास क्या है? क्या आपके पास कोई शिकायत निवारण, आप उसकी शिकायत कर पाएंगे? या फिर आप बस डायरेक्ट जाके लड़ेंगे तो फिर पुलिस आएगी बीच बचाव करने, लेकिन मामला तो फिर भी नहीं सुलझा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आखिर है क्या? तो यहां पर देखो, कई तरह के जो एक्ट है बेसिकली वह बनाए गए। तो उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र बनाया गया। उपभोक्ता विवाद, एक और आप अपने चारों तरफ फ्रॉड देखेंगे, भाई ऐसी कंपनियां जो कि क्रेडिट कार्ड देती है, अब आपको बताएंगी नहीं, कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी कि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपका 1 दिन का 2 दिन का अगर आपने ड्यू हो गया है, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको याद नहीं रहा, वो जस्ट डबल हो गया फाइन के साथ, जस्ट डबल। और वो ऐसे आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या फिर रिलेटेड ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं थी। तो अगर आप अवेयर हैं, अगर आप लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, तब जाके वो चीजों को बेयर करेंगे। समटाइम्स ऐसे काम कुछ बैंक भी कर देती है, बैंक भी फ्रॉड करती है। तो अगर आप अवेयर नहीं है, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन, देखो ये ऐसी चीज है ना, हम सब कंज्यूमर हैं। अभी आप देखोगे कि उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिख रहा है, मिल रहा है। और ये क्या है कि हम सभी मॉल में ज्यादा जा रहे हैं, मॉल संस्कृति बढ़ रही है, और हम इस तरह की चीजों को परचेज कर लेते जो हमारे यूज की भी नहीं, बस वही आपका उपभोक्तावादी मानसिकता हो गई। आप ऐसी चीजों को परचेज करने लगते हैं जो केवल ट्रेंड में है, जो केवल फैशन में, उनका हमारे घर में उपयोग नहीं था, उनका यूज नहीं था हमारी लाइफ में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसी हम सभी उपभोक्ता है ना। आप भी, जितने भी बच्चे इस चीज को देख रहे हैं, जितने ही बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर हम सभी उपभोक्ता, क्या हमें अवेयर नहीं होना चाहिए छोटी छोटी चीजों को लेकर? तो देखो आगे हम चलते हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी ने भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, कमेंट करके बताना। देखो, उपभोक्ता विवाद निवारण हमने तंत्र बनाया, और ये निवारण तंत्र हमने कैसा बना दिया? एक त्रिस्तरीय बना दिया है ना। त्रिस्तरीय कैसे बनाया कि सबसे टॉप पर राष्ट्रीय आयोग बनाया। ऑब्वियस सी बात है, इसको ज्यादा शक्तियां होंगी, है ना, और इसके पास जो केसेस आएंगे वह बड़ी राशि के होंगे। फिर आपने राज्य के स्तर पर भी बनाया, राज्य आयोग बनाया, है ना, और आपने जिला आयोग बनाया, और आपने क्या बनाया? इसमें जिला आयोग बनाया। ठीक है, तो एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बेसिकली हमने बनाई ताकि उपभोक्ताओं के विवादों का जो सुलझावा है वह हम कर सके। अब देखो कि त्रिस्तरीय ये जो पदानुक्रम हमने बनाया विशेष रूप से, तो ये उपभोक्ताओं के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान जो तंत्र है वो हमें प्रदान करता है। ये जो त्रिस्तरीय हायरार्की है या पदानुक्रम है या संरचना है, ये क्या कर रहा है? हमें एक विवादों के निवारण के लिए, है ना, उपभोक्ताओं के लिए एक वैकल्पिक रूप से, क्या आप इसके लिए कोर्ट ना जाए, आप यहाँ पे जो समाधान है वह करा सकते हैं। तो विवाद समाधान तंत्र है, अल्टरनेटिव एक सॉल्यूशन है।
तो इस तरीके से जो उपभोक्ता आयोग है उसकी संरचना जो है वह की गई। हाँ, एक बात और कि बेसिकली हम देखेंगे कि ये अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है। जो इनके पास अधिकार, जो नियम बनाए गए उसके तहत ये काम करते हैं। अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, क्वासी जुडिशियल है। अच्छा, इसका नेचर जरूर याद रखना, इसका नेचर क्या है? क्वासी जुडिशियल। व्हाट इज क्वासी जुडिशियल? क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या है? कमेंट करके बताओगे, मैं कई बार बता चुकी हूँ। क्वासी जुडिशियल का मतलब आखिर क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। कंज्यूमर कमीशंस की हमने बात की, कंज्यूमर आयोग, कंज्यूमर फोरम इसको कह दिया जाता है, हमने इसको कोर्ट नहीं कहा। इसकी व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि जो उपभोक्ता है उनके शिकायत निवारण में मदद करेंगी। कई एक्ट आए, 1986, 19, 91, 93, 2002 में संशोधन, फिर 21 में संशोधन आया। और इसके अलावा हमने कहा कि वैकल्पिक एक विवाद निवारण तंत्र है, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, त्रिस्तरीय है, राष्ट्रीय है, राज्य है, जिला है, और एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इतना याद हो गया? अब आगे चलते हैं और अब हम पहला जो है राष्ट्रीय आयोग, इसकी हम बात करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता, आप सर्च कीजिएगा तो तुरंत जो इस नेशनल कंज्यूमर फोरम है उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, है ना। ये उसी का बेसिकली स्क्रीनशॉट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमें ये समझना है कि इसके अध्यक्ष, सदस्य, वेतन भत्ते, सारी चीजें, ये सारी चीजें कौन निर्धारित करेगा? वर्तमान में हमने देखेंगे तो जो न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही है ये अभी चेयरपर्सन है। ये वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। ये वर्तमान में क्या है? अभी अध्यक्ष है ना। तो ये बेसिकली देखो, आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट अस, हमारे बारे में, कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत में एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसे 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित किया। तो 86 का एक्ट था, उसके अंतर्गत 1988 में बेसिकली इस आयोग को स्थापित किया गया था। वर्तमान की हम बात करें तो बेसिकली जो ट्रिब्यूनल है, ये जो कार्यालय है कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय स्तर पर है तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा। राज्य स्तर पर जो बनेगा वह राज्य की राजधानी में होगा। जिले के स्तर पर जो इस तरह के फोरम बनेंगे वे जिला मुख्यालयों में बनेंगे, है ना। तो बेसिकली इसका जो काम है वह क्या होगा कि जो उपभोक्ता है, आखिर उपभोक्ता को क्या परेशानी हो रही है, क्या शिकायत निवारण है, उसको बेसिकली ये ठीक करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की हम बात करें, हम सबसे पहले इसकी संरचना को देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, ठीक है। देखो, इसकी संरचना में सबसे फर्स्ट ये है कि इसमें सदस्य और अध्यक्ष कितने होंगे। संरचना में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें यह कहा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा बेसिकली जो नियम है ना, जो सारी चीजें हैं, क्या इनका कार्यकाल होगा, क्या इनकी अवधि होगी, क्या वेतन भत्ते, सारी चीजें, ये सब निर्धारित करेगा केंद्र। साथ ही साथ केंद्र इस बात को निर्धारित करेगा कि इसमें संरचना जो है आखिर इसकी क्या होगी। तो इसमें कहा जाता है कि बेसिकली इसमें एक अध्यक्ष होंगे और कम से कम 4 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और कम से कम एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य। एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, कम से कम तो बता दिया, अधिक से अधिक भी क्या होंगे कि 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा इस बात का निर्धारण किया गया कि कम से कम तो 4 होंगे, बट कहा कि अधिक से अधिक जो है 2020 में इसकी अधिकतम सीमा तय की गई कि अधिकतम इसमें 11 सदस्य होंगे। अधिकतम 11, है ना, कम से कम तो 4 ही थे। इसमें बदलाव केवल अधिकतम संख्या में हुआ, कहा कि इसमें अधिकतम जो है वह लगभग 11 सदस्य होंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि एक सदस्य अनिवार्य रूप से महिला होगी।
एक सदस्य फीमेल होगी, एक सदस्य इसमें महिला होगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अध्यक्ष और सदस्यों की अगर हम योग्यता की बात करें, योग्यता, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, हटाने के नियम, है ना, हटाएंगे कैसे, ये सारी जो बातें हैं वो कौन निर्धारित करेगा? ये सब जो काम है ये निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र द्वारा निर्धारित, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। साथ ही देखो इनकी नियुक्ति जब हम करेंगे तो बेसिकली केंद्र सरकार इन सब की नियुक्ति जब करेगी ना, तो नियुक्ति में सीजेआई की जो अध्यक्षता है उसमें एक समिति बनाएगी। सीजेआई जिसका अध्यक्ष होगा और इसमें कुछ सदस्य होंगे, जैसे कि हमने लास्ट बात की थी, खोज सह समिति, खोज सह चयन समिति, है ना, खोज सह चयन समिति। तो इस समिति के द्वारा बेसिकली खोज सह चयन समिति जो है बेसिकली वह बनाई जाएगी और इसके द्वारा बेसिकली जो इनकी सिफारिशों के आधार पर ही, है ना, अध्यक्षता प्लस ये इनकी सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति और सारी चीजें होंगी। सिफारिशों के द्वारा। अच्छा, इनकी क्या कोई आयु वगैरह है कि इतनी आयु हो तब जाके ये रह सकते हैं, या फिर कुछ मैक्सिमम आयु की बात की गई हो, कुछ मिनिमम आयु की बात की गई हो? तो आयु सीमा हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आखिर एज का जो है वह क्या फैक्टर है, एज या फिर कार्यकाल। तो क्या देखो, ऐसा तो है नहीं कि किसी 20-25 साल वाले बच्चे को कर देंगे। यहां पर कहा कि कम से कम 50 वर्ष तो आपने पूरे कर दिए हों, कम से कम 50 वर्ष की आयु हो, कम से कम 50 वर्ष की आयु हो। अगर कोई 50 वर्ष से कम है तब वह राष्ट्रीय उपभोक्ता जो फोरम है इसका सदस्य या अध्यक्ष नहीं हो सकता। फिर इसमें कहा जाता है, एक क्वेश्चन ही पूछ लेती हूं, है ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में आओ क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होगा। केंद्र सरकार राज्य आयोग के सदस्य की नियुक्ति, योग्यता, भर्ती, अवधि, अध्यक्ष और सदस्य हेतु नियम बनाएगा और राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग 30 दिन के भीतर ही किया जाएगा। कुछ चीजें तो अभी आपने पढ़ी नहीं, अपीलीय अधिकारिता तो आप नहीं बता पाओगे, है ना। चलो मैं बताती हूँ। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बच्चों ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें जब हम आयु की बात करेंगे ना तो ठीक है 4 वर्ष रहेगा, 4 वर्ष कार्यकाल रहेगा, है ना, लेकिन 4 वर्ष के अलावा 2 आयु निर्धारित की गई, एक 70 वर्ष फॉर अध्यक्ष और एक 67 वर्ष फॉर सदस्य, है ना। तो 70 वर्ष की जो आयु है, अध्यक्ष मतलब अपने पद पर 70 वर्ष तक रह सकता है और 67 वर्ष 67 वर्ष जो है वह सदस्य के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार नियुक्ति भर्ती के लिए नियम बनाए गए, एग्जैक्टली राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग 30 दिन के भीतर ही किया जा सकता है। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में ये जो अपील आप राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में अपील आप कैसे कर रहे हो कि जो राज्य आयोग है, राज्य स्तर पर आपकी सुनवाई जो हुई थी आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप उससे आगे जा रहे हो, तब जाके अपीलीय अधिकारिता कि आप राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के अंतर्गत जो है वह करोगे। और अगर हम यहीं पे राज्य की अपीलीय अधिकारिता की बात करें कि राज्य बाकी जिला स्तर पर जो फोरम थे आप वहां के निर्णय से खुश नहीं है, आप उनके खिलाफ, उनके निर्णयों के खिलाफ जो अपील थी वो आप लेके जा रहे हो, तो राज्य आयोग के पास ये जो समय है ना वो 45 डेज का है। तो इस तरीके से 1 और 3 इसमें गलत है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ कि आपको गलत स्टेटमेंट छांटना था, ठीक है, कि जो गलत है आखिर वह कौन से है। तो फर्स्ट भी रॉन्ग है और थर्ड भी रॉन्ग है। क्लियर है? चलो, तो कम से कम हमने देखा कि यहाँ पर 50 वर्ष होगा, 4 वर्ष की अवधि, 4 वर्ष की अवधि होगी और जो भी आयु पहले हो जाए,
70 वर्ष और 67 वर्ष, एक आयु नहीं है, ध्यान रखना। कई मामलों में इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है। 70 वर्ष फॉर अध्यक्ष, 67 वर्ष फॉर सदस्य। आ गया समझ में? आ गया समझ में? यस लिखो अगर आ गया तो। अच्छा, इसके अलावा हम इसके क्षेत्राधिकार की बात करते हैं कि आखिर इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। साथ साथ वैसे मुझे लगता है कि आप सिंसियर है बच्चों और आप नोट्स बनाते होंगे, है ना, और आप पिछली क्लास को भी रिवाइज करते होंगे। ऐसे भी मुझे उम्मीद है कि अगर हम अभी चैप्टर नंबर 37 पर है तो इसके पहले कि आपके 36 चैप्टर आपने कई बार रिवाइज कर लिए होंगे, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन सच में कर रहे हैं, दो चीज़ें होती है कि या तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन केवल कर रहे हैं दिखावे मात्र के लिए, तो एटलीस्ट आपको खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है और आपको लग रहा है कि यार मेरी तो तैयारी उस लेवल की है नहीं, तो कैसे सिलेक्शन होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूँ जिससे वास्तव में मेहनत की, डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, फिर उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर बैड लक कहा जा सकता है। आपने पूरी कोशिश ही नहीं की तो फिर कैसे कहोगे कि यार बैड लक था मेरा, है ना। जिस बच्चे ने 32 ईयर तक, अभी लेटेस्ट आप देखेंगे एक मार्कशीट वायरल हुई थी जिसमें कि उसने 6 बार जो दो 3 नंबर से रहे थे वो, है ना, और 32 एज के बाद अब ओवर एज हो गए और उन्होंने 6 बार या 4 बार जो इंटरव्यू है फेस किया था। हम उसको बैड लक मान सकते हैं कि इतनी कठिन परिश्रम के बाद और 6 इंटरव्यू के बाद उसका सिलेक्शन ना हुआ। बट ऐसा सबके साथ तो नहीं हो सकता है समटाइम्स आपका गुड लक रहे, कहीं पे आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाए। वैसे भी कहा जाता है कि आप यूपीएससी के अगर आप देखेंगे जितने आईएएस कितने लोगों को मिला, हो सकता है केवल 150 या 200 आईएएस बने हो किसी पर्टिकुलर। आप देखोगे कि आज या कल में रिजल्ट आने वाला है क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं 9 तारीख को, है ना। तो अब यूपीएससी 2023 वाला जो फाइनल रिजल्ट था वो अभी आने वाला है। अब आपको साल भर एक नया टॉपर या फिर कुछ नए टॉपर सब आप लगातार देखेंगे, उनकी नई नई स्ट्रैटेजी सुनोगे साल भर, तो आप देखोगे कि उसमें बेसिकली 2023 के जो टॉपर्स रहे होंगे वो कुछ ना कुछ आपको नई बातें बताते रहे कि मैंने ऐसे प्रिपरेशन की, मैंने ये प्रिपरेशन की, है ना। और आपको कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि जो कहेंगे मेरा तो जो है वह अटेम्प्ट खत्म हो गया या फिर ओवर एज हो गए। तो आप कोशिश करते रहिए कि आप जो है वह सही समय से निकल लें, सारी चीज़ें कर लें। अच्छा, कार्यकाल की हम बात कर रहे थे, कम से कम 50 वर्ष की आयु का हो, 4 वर्ष की अवधि का कार्यकाल है, 70 या 67 वर्ष जो हो। अब हम बात करेंगे क्षेत्राधिकारों की। तो क्षेत्राधिकार हम आर्थिक रूप से समझ लें, हम अपील के रूप में समझ लें और हम यहाँ पे पुनरीक्षण की शक्तियों को समझ लें। जब हम बच्चों क्षेत्राधिकार की बात करेंगे आर्थिक रूप से कि क्या क्या इसके कार्य है, कहाँ कहाँ इसका बेसिकली क्षेत्र है, तो इसमें देखो ये कहा गया कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर कोई मामला है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्राधिकार में ऐसा कहा गया कि अगर किसी वस्तु या सेवा का जो प्रतिफल है, वस्तु या सेवा का मतलब किसी उपभोक्ता के द्वारा, है ना, अगर वस्तु या सेवा का मूल्य जो है वह 10 करोड़ रुपए है, तब मामला राज्य फोरम में नहीं सुना जाएगा। 10 करोड़ से अधिक है, अपर लिमिट है, कम नहीं। 2019 में यह तय किया गया था, लेकिन उसके बाद 2021 में इस राशि को थोड़ा कम किया और कहा कि अगर 2 करोड़ रुपए से अधिक है तब भी। तो 2021 का है ये संशोधन, 2021 में इस राशि को घटाया गया। 2021 का जो संशोधन था इसमें इस राशि को घटाया गया, राशि घटाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई कि 2 करोड़ से अधिक का मामला है तो सुना जा सकता है। ये हम सभी में देखेंगे, ये 2 राशियां 2 करोड़ से अधिक, है ना। अगर कोई मुद्दा है, कोई मामला है, कोई विवाद है, तो इसको बेसिकली आप राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा देखो, अच्छा, तो ये संशोधन 2 राशियां ये हमें सभी में पढ़नी है, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राज्य हो या फिर जिला हो, ठीक है। अगर हम अपीली अधिकारिता की बात करेंगे तो अपीली अधिकारिता क्या है? अपील का मतलब क्या है कि आप किसी निम्न अदालत के खिलाफ या उसके डिसीजन के खिलाफ आप ऊंची जगह पर जा रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई 3 स्तर हो गए। सबसे ऊपर आपका राष्ट्रीय है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका राज्य है, ठीक है। तो यहाँ फिर आपके पास जिला है। तो क्या डायरेक्ट जिले की बात राष्ट्र तक ट्रांसफर हो गई? तो या तो मूल्य हो उसका 10 करोड़ से ज़्यादा या 2 करोड़ से ज़्यादा। आप देखेंगे कि राज्य के निर्णयों के खिलाफ, है ना, तो
राज्य आयोग, राज्य का उपभोक्ता आयोग, मैं केवल आयोग लिख रही हूं, राज्य आयोग के निर्णयों के खिलाफ, आपको न्याय नहीं मिला, निर्णयों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपीलीय अधिकारिता है और इसमें रखा गया 30 डेज कि 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये भी रखा कि अगर आयोग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि 30 दिन से ज्यादा हो गए, अब तो 35 दिन हो गए या 40 दिन हो गए, बट इसके पीछे एक सही कारण था, तब वह जाके क्या कर सकती है, उस मामले को फिर भी सुन सकती है। अच्छा, एक बात और कि जब हम ये देखेंगे कि ये आखिर किस सिद्धांत के आधार पर काम करेंगे, इस तरह के फोरम, लास्ट याद करो हमने प्राकृतिक सिद्धांत की बात की थी, प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय, जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा और बिना किसी मतलब बिना किसी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक ही पक्ष को सुना, आपने दूसरे पक्ष जिसके साथ अन्याय हुआ आपने उसका पूरा पक्ष नहीं जाना, निर्णय दे दिया। तो जब तक सारे सबूत और चीज़ों के आधार पर आप चीज़ों को नहीं देख लेते, बात नहीं सुन लेते, तब तक आप न्याय नहीं दे सकते। तो यहाँ पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बेसिकली इस तरह के जो आयोग के जो फोरम है वे काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर 30 दिन के भीतर, अब यही तो बात है ना कि रिजल्ट नहीं है कि 30 दिन के बाद आओगे तो नहीं सुनेंगे। अरे भाई, अगर कारण दिखाई दे गया कि वास्तव में कारण था कि भाई एक दिन पहले लेट पहुंचा या ऑनलाइन शिकायत कर रहा था, उस दिन इंटरनेट नहीं था, उस दिन शटडाउन था इंटरनेट का, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई थी, वो नहीं दर्ज करा पाया, अपील नहीं कर पाया, तो भाई 31वें दिन भी आप सुन लो। सही बात तो यही है ना, तर्क तो यही कहता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बेसिकली ये जो काम है वह करेंगे। इसके अलावा देखो, हम जब पुनरीक्षण क्षेत्र अधिकार की बात करेंगे तो इसमें यह कहा जाता है कि मान लो कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई ऐसा अनुबंध है, कुछ ऐसा है जो कि गलत हो रहा है उपभोक्ताओं के साथ, तब भी ये उसमें संज्ञान ले सकता है। तो किसी उपभोक्ता विवाद में रिकॉर्ड मांगने, अगर कोई ऐसा मामला है कि भाई वो छा गया है ना, वायरल हो गया, तो उपभोक्ता कोई विवाद है उसका ये रिकॉर्ड मांग सकता है अपने पास। ठीक है, उसका रिकॉर्ड मांग सकता है। इसके अलावा उचित आदेश देने का भी अधिकार है, उचित आदेश देना ये भी अधिकार बेसिकली है। ये भी देख सकता है कि राज्य फोरम जो है वह किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। तो पुनरीक्षण की अगर हम बात करेंगे बेसिकली, तो राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी उपभोक्ता मामले में देश में वो अगर कहीं भी है हाईलाइट इशू हो गया है तो उसके मामले में वह रिकॉर्ड मंगा सकता है। ठीक है, कहाँ कैसी सुनवाई हुई है, नहीं हुई है, या नहीं हुई है तो उस संबंध में आदेश भी पारित कर सकता है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि राज्य आयोग के कानून के द्वारा अगर निहित क्षेत्र अधिकार है उसका वह प्रयोग नहीं कर सकता। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी कि अगर मान लीजिए किसी राज्य आयोग के समक्ष कोई मामला लंबित है या निर्णय लिया गया है, तो उस संदर्भ में आखिर इसकी क्या शक्तियां होंगी, क्या सीमाएं होंगी। ठीक है, तो पुनरीक्षण का क्षेत्र अधिकार भी बेसिकली इसके पास होगा। अब हम देखेंगे कुछ प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण के पहले एक बात और देख लो कि मान लो हम कुछ अन्य शक्तियों की बात करते हैं, जैसे कि कोई ऐसी शर्त, हम कुछ अन्य शक्तियों की बात करें, क्या इसके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, इसने आपको एक डिसीजन दे दिया, आप इस निर्णय से खुश नहीं, आप कहां जाओगे? आप क्या इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हो? यस, आंसर क्या होगा? यस, हाँ कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़ना चाहें तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ाई है बेसिकली इस संदर्भ में कर सकते हैं। तो याद रखना कि राष्ट्रीय आयोग ने अगर मान लीजिए कोई एक तरफा ऐसा आदेश दे दिया, आप उस आदेश से खुश नहीं हैं, आप उसके विरुद्ध बेसिकली एक आवेदन जो है वह लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी हालांकि हाँ ये कहा गया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में बेसिकली 30 दिन तक ही, अब इसमें भी एक डेट डिसाइड कर दी कि अब ऐसा नहीं आप किसी मामले, देखो समटाइम्स इलॉजिकल बातें भी तो हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी है कि सब लॉजिकल रीजनिंग पे ही लड़ रहे हैं। हो सकता है समटाइम्स आप देखेंगे कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हो रही है कि बस वो मंदबुद्धि के कारण हुई, आप में समझ ही नहीं है कि आप किस चीज़ पर लड़ना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली 30 डेज
ये इसलिए रखा गया है कि आप में अवेयरनेस, आप तुरंत लड़ो ना उस चीज के लिए। अब मान लो आप उस मामले को लेके आप 4 साल बाद जा रहे हैं, आप 10 साल बाद, आपके बच्चे जाके एक ऐसी चीज के लिए लड़ाई करें जिसका अब अस्तित्व नहीं है, किस आधार पर आप डिसीजन लेंगे? तो समटाइम क्या किया, इस तरह की मिस्टेक से लोगों को बचाने के लिए, आयोग को खुद को भी बचाने के लिए कुछ लिमिट सेट कर दिए। आप अगर खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णयों के खिलाफ अपील कर रहे हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय में कीजिए, बट विद इन 30 डेज, है ना। इसके अलावा देखो कुछ और शक्तियां भी है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, बेसिकली क्या करेगा कि मान लो किसी तरह की कोई अनुचित उसको ऐसी प्रैक्टिस दिखाई दे गई जो कि कैसी है, अनफेयर है, अनुचित प्रैक्टिस है और ये चल रही है, तो अनुचित अगर कोई अनुबंध है, इस पे ये प्रतिबंध लगा सकता है। अनुचित अगर कोई अनुबंध है तो इसको ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इसको ये रोक सकता है, इस पे ये प्रतिबंध लगा सकता है कि देश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था जो है वह बेसिकली जो है वह गो हेड ना की जा सके, ठीक है। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय आयोग है, क्या ये समीक्षा कर सकता है अपने निर्णयों की? यस। तो यहाँ पर ये बात भी बच्चों आपको याद रखनी है कि ये बेसिकली कि अगर मान लो इसने कोई निर्णय दिया है तो ये इस निर्णय को अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको सुधार सकता है। तो न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति बेसिकली राष्ट्रीय आयोग के पास है। क्लियर है? अब चलो इसके प्रशासनिक नियंत्रण की बात करेंगे, फिर राज्य पे आएंगे। हमें विस्तार से केवल राष्ट्रीय आयोग को ही पढ़ना है, राज्य और जिला आयोग के बारे में कम इन्फॉर्मेशन से कम जानकारी है उसके बारे में, ठीक है। अब देखो प्रशासनिक नियंत्रण इसका आखिर क्या है, तो ऐसे मामलों का निपटान करना, राज्य आयोग के कार्य निष्पादन की निगरानी करना, है ना। राज्य आयोग कैसे काम कर रहा है, बेसिकली ये निगरानी करने का काम इसका होगा। संस्था निपटान मामलों में लंबित जो मामले हैं उन पे समय समय पे वह विवरण भी मांग सकता है कि मान लो कोई राज्य आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, उसके पास ऐसे हजारों केस हो गए, लाखों केस हो गए, तब वह क्या कर रहा है, उससे जानकारी मांग रहा है कि आखिर कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है। रिसेंटली आप देखेंगे एक सबसे बड़ी जो एक परेशानी चल रही थी, जैसे कि आप न्यायपालिका की कमजोरियां पढ़ते हैं, है ना, हम कार्यपालिका की कमजोरियां पढ़ते हैं, इसकी भी कुछ ऑब्वियस सी बात है। वही बात है कि आपने नियम तो बहुत अच्छे बना लिए, जैसे कि एक स्टूडेंट जो था है ना, मान लीजिए आप, फिर आप अपनी ही बात ले लें, आपने बहुत अच्छे नियम बना लिए कि मैं 4 बजे से उठूंगा, बहुत आइडियल आपने बना लिया कि आपने उसमें घूमने फिरने का भी टाइम नहीं रखा, आपने उसमें 15-20 मिनट, इवन हो सकता है आपने खाना खाने की भी उसमें 15 मिनट सेट कर दिए। हो सकता है आपको किचन में समटाइम आप कंफ्यूज होकर खड़े हैं कि मैं क्या खा लूँ क्या ना खा लूँ। अब वैसे भी गर्मियों का मौसम आ गया, अब आपके साथ कंफ्यूजन बढ़ेगी, है ना, थोड़ा सा लाइट खाना खाया करो। तो अभी तो यहाँ पर आपने क्या किया कि बहुत आइडियल अपना जो एक टाइम टेबल है उसको बहुत टाइट तरीके से शेड्यूल किया कि सवेरे 4 बजे और रात के 12 बजे तक 3-3 घंटे का आपने स्लॉट रखा, बीच में आपने 15-20 मिनट का टाइम रखा, है ना। आपने उसमें नैप का भी सम टाइम जो है वह नहीं रखा, या फिर आपने चलो आइडियल मान लो बना भी लिया कि आपने 1 घंटे का प्रॉपर नैप का टाइम रख भी रखा कि चलो इस समय मैं सो जाऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। देखो एक स्टूडेंट के लिए दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचो, फिजिकल वर्क तो आप फिर भी कर लो, आपको अगर घर में सफाई करनी है, कपड़े धोने, आप आसानी से कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा है, आप दिमाग से बिल्कुल भी काम आप पढ़ नहीं सकते। तो मेंटल, हमारे समाज में आप देखेंगे कि शारीरिक श्रम का मूल्य और लोगों के दिमाग में उनकी इज्जत नहीं है जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं। आप किसी मजदूर को या फिर जो हार्ड वर्क, आप उसके हार्ड वर्क को कितना करोगे, लेकिन वही आपको दिख रहा है कि डॉक्टर है, इंजीनियर, इंटेलेक्चुअल, आपका दिमाग तुरंत बदल जाएगा। तो हमारे दिमाग में बड़ी तरीके से चीज़ों का डाइवर्जन है कि शारीरिक श्रम मतलब छोटा काम है, भले दिन रात मेहनत कर रहे तो क्या हुआ। तो हम क्या है कि शारीरिक श्रम को बड़ा छोटा मानते हैं और ये सोचते हैं कि बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास स्किल ना हो, आप कार्यकुशल ना भी हो, आप में बहुत समझ, तब भी आप शारीरिक श्रम तो कर ही लोगे, आप मजदूरी तो कर ही लोगे, लेकिन बाकी कामों के लिए कार्यकुशल होना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आप जब भी कभी भी सोचेंगे, कुछ लोग कह रहे, रिश्तेदार आपके कह देते होंगे अरे पढ़ ही तो रहा है, इतना सा भी काम नहीं हो रहा। उन्हें अगर एक छोटी सी किताब या एक केवल एक मंथ का करंट अफेयर आप दे दो, वो शायद ही उसमें से एक आदि उसको समझ पाए। तो कह देना कि यार पढ़ना केवल पढ़ना ही तो है, केवल ये भी काम नहीं हो पा रहा, तो पढ़ना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम होता है। फिजिकल आप फिर भी मेहनत कर ले जाओगे, आप मेंटली नहीं कर, तो दिमाग का शांत होना, बच्चों को दिमाग का स्टेबल होना, एटलीस्ट जब तक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना तब तक खुद को स्टेबल रखना होगा, तब तक थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख के पढ़ना कि नहीं, थोड़ा सा मोटिवेट रहना पढ़ने के लिए, वो काम आपको करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि जैसे कि हमने एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना लिया बट हम उसको फॉलो नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ऐसे ही हमारे देश में नीतियाँ बनती है। आपने बेसिकली क्या किया कि आपने बहुत सारे अधिकार राज्य आयोग को दे दिए, बट राज्य आयोग ने क्या किया,
सारी नीतियां थी, ठीक से संरचना भी बैठ गई, सारी चीजें थी, बट नियुक्ति ही नहीं करी। राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति अपॉइंट ही नहीं किया गया। राज्य आयोग में कोई है नहीं। कहा जाता है लेकिन लंबे समय तक अगर लोकपाल का जो पद है या लोकायुक्त का पद है अगर ये खाली है तो फिर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन काम करेगा? टॉप पे कोई है ही नहीं, हेड ही नहीं है उसका, फिर कैसे काम होगा? हेड ही नहीं है फिर कैसे काम होगा? बस वही बात है कि हमेशा कार्यान्वयन में जो कमियां हैं वह आ जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाल फिलहाल की ये है कि ये चाहे हम राष्ट्रीय आयोग की बात करें, चाहे हम राज्य आयोग की बात करें, हम जिला फोरम की बात करें, प्रॉपर वहां पे मैकेनिज्म भले है, ऑनलाइन आप पोर्टल लाख बना लो, लेकिन ना तो जनता अवेयर है, ना ही वहां पे अधिकारी। कौन सुनेगा? कह देंगे साहब नहीं है कल आओ, साहब नहीं है कल आओ। कितने बार आप जाओगे? आपकी हिम्मत टूट जाएगी। बहुत कम लोग लड़ पाते हैं अपने हक के लिए। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ किसी भी आरोप की जांच करना और संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसके अंतर्गत आएगा पर्यवेक्षण। इसके अलावा ये कुछ मामलों में निर्देश भी जारी कर सकता है, जैसे कि मामलों की सुनवाई में समान प्रक्रियाओं को अपनाया जाए। ऐसा नहीं कि अपने मन से उसने कोई प्रक्रिया अपना ली या फिर किसी एक विवाद को छोड़ दिया। समान प्रक्रियाओं को, मामले को जब सुना जाए, समान प्रक्रियाओं को अपनाए। एक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को, प्रतिलिपियों को अन्य पक्षों की पूर्व सौंपना, या फिर भाषा में लिखे जो निर्णय है उनको अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत करना। किसी भी भाषा में निर्णय दिए हो उन्हें अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत किया जाए। एक भाषा होती है ना किसी भी विभाग की। दस्तावेज की प्रतियों को शीघ्र प्रदान करना, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सारी चीज की कॉपीज वगैरह दे देना, है ना। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा राज्य आयोग की निगरानी करेगा, निरीक्षण करेगा, है ना। ये कई तरीके से सुनिश्चित करता है। अर्ध न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना सर्वोत्तम तरीके से इसको पूरा किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रशासनिक नियंत्रण का जो काम है वो राष्ट्रीय आयोग के पास है, राज्य आयोगों को लेकर। ठीक है, चलो आओ एक प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ई कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ताओं को रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा की उत्पत्ति के स्थान पर जानकारी देना आवश्यक है। जानकारी, है ना, इंफॉर्मेशन। इन प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा और शिकायत प्राप्त करने के लिए 1 महीने के भीतर शिकायत का निवारण करना होगा और इस हेतु शिकायत अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोजर्स को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? 2020 के ये नियम है। अगर आपको लिखना हो कि वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, किस तरह के नियम, तुम्हारे ही कार्यान्वयन हो ना हो, आप नियम तो लिख ही सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक है, सभी बातें इसमें सही लिखी गई हैं। 2020 में कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे संशोधन जो है वह किए गए ताकि उपभोक्ताओं को आसानी से छला ना जा सके, टफ हो जाए बेसिकली। तभी तो क्या किया कि जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, उन सभी पे क्या किया कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप एटलीस्ट देखो कि वह कितने भरोसे वाला प्रोडक्ट है। चलो अब हम चलते हैं राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, इसकी भी संरचना और क्षेत्राधिकारों की हमें बात करनी है, उसके बाद हम जिले पे आ जाएंगे, ये एक में ही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे संरचना की बात करते हैं। संरचना एक तरफ और दूसरी तरफ हम क्षेत्राधिकारों की बात करें। क्षेत्राधिकार और यहाँ पर संरचना। अध्यक्ष तो एक ही रहेगा, नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, है ना। नियुक्ति को बेसिकली हमें देखना है कि कौन आके नियुक्त करेगा, कैसे नियुक्त करेगा। तो अध्यक्ष और सदस्य की हम बात करें सबसे पहले, तो एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य। एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य। एक अध्यक्ष और कम से कम यहाँ पर कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। ठीक है, याद रखना है इस बात। नेक्स्ट है सेकंड कि बेसिकली
केंद्र सरकार के परामर्श के साथ ही इनको नियुक्त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति कैसे होगी? राज्य सरकार नहीं कर रहा है अपने मन से, ध्यान रखना। केंद्र सरकार के परामर्श से। इसके अलावा हम इनकी योग्यता की बात करें, हम इनकी भर्ती की बात करें, सेवा शर्तों की बात करें, हटाने की प्रक्रिया की बात करें, सेवा शर्तों और हटाने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें केंद्र के द्वारा। राज्य का कुछ हाथ है या फिर नहीं है? राज्य सरकार कुछ कर रही है या फिर नहीं कर रही? तो राज्य सरकार यहाँ पे वेतन भत्ते के लिए प्रावधान जो है वह कर सकती है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या कर रही है? वेतन भत्तों के लिए। जिला आयोग के लिए भी केवल वेतन भत्तों के लिए जो है नियम बनाएगी, ये वेतन भत्तों के लिए नियम बनाएगी, बाकी सारी चीजें जो है वह केंद्र कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्षेत्राधिकार तो आर्थिक अपील, ये पुनरीक्षण, वही 3 बातें जो हमने वहां पर देखी थी। तो क्षेत्राधिकार में हम सबसे पहले आर्थिक देखें। आर्थिक में हमें बस 2 राशियां देखनी है ना, जैसे कि वहां पे हमने 10 करोड़ और 2 करोड़ की बात की थी, और पुनरीक्षण, इन 3 की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जब हम, अब वहां पर हमने 10 करोड़ तक की बात कर ली है ना, तो यहाँ पे राशि जो है कि कोई भी अगर विवाद या मामला, इसकी राशि अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है, 1 से लेके 10 करोड़ तक है, तब मामला किस में सुलझाया जाएगा? राज्य में जाएगा, है ना। अगर 1 करोड़ से कम है तो जिले में चला जाएगा। अब देखो फिर वही 2021 का एक्ट, तो 2021 का जो संशोधन आया था इसमें इस राशि को घटा दिया। 2021 का जो संशोधन था उसमें इस 10 करोड़ की जो राशि है, और इसमें यह कहा कि अगर मान लो मामला 50 लाख का है तो 50 लाख का मामला यहाँ पे सुना जा सकता है, और 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का मामला, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक का मामला 2020 के लिए, हमने जब 2020 की बात की थी, बेसिकली कहा गया आपका आर्थिक क्षेत्राधिकार, कि 2021 का जो संशोधन था उसमें 2 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो राष्ट्रीय आयोग में जा रही थी, है ना। तो यहाँ पे भी राशि को घटाकर कहाँ तक कर दिया? 2 करोड़ तक। अभी मैं एक टेबल बनवा देती हूँ, जिले को भी पढ़ाने के बाद, जिला फोरम को भी पढ़ाने के बाद, कि कितनी राशि की सुनवाई आप किस फोरम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि मामला अगर 1 से 10 करोड़ तक का है और इसको घटाया 2021 में, और यहाँ पे 50 से 2 करोड़ तक कर दिया। अगर हम अपील की बात करें तो देखो अपील कैसे की जाएगी, तो अब चूंकि राज्य की बात हो रही है तो हम जिला आयोग, जिला फोरम की बात कर लें। तो जिला आयोग के निर्णय या आदेशों के खिलाफ, निर्णय के खिलाफ अपील आप कर सकते हैं राज्य आयोग में, लेकिन आपको विद इन 45 डेज करना है, 45 दिन। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो कि उचित कारण है कि आप 45 दिन नहीं कर पाए, तो 45 दिन से ऊपर भी हो गए, तो राज्य आयोग इस मामले को बेसिकली जो है वह सुन सकता है। अब हम पुनरीक्षण की बात करें तो वही पुनरीक्षण का अधिकार जो कि राष्ट्रीय आयोग को था, कि भाई किसी भी रिकॉर्ड को आप मंगा सकते हैं। अगर उपभोक्ता विवाद से संबंधित है, कोई ऐसा मामला है, तो उसके रिकॉर्ड को आप मंगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उचित आदेश भी पारित कर सकते हैं। अन्य शक्तियों में हम देखेंगे कि इसकी कुछ अन्य शक्तियां क्या है, कि अगर राज्य में कुछ इस तरह की प्रैक्टिस चल रही हैं जो कि उपभोक्ता के लिए अनुचित है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उपभोक्ता अनुचित जो प्रथा है, ठीक है, या कोई रूल है, उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये काम जो है बेसिकली यह करेगा। ठीक है, अन्य शक्तियों में। अच्छा, इसके अलावा क्या ये समीक्षा कर सकता है? यस, तो अपने ही आदेश की समीक्षा करने का अधिकार इसके पास है। इसके अलावा कोई लंबित मामला है तो उसका स्थानांतरण कर सकता है, एक जिला फोरम से दूसरे जिला फोरम, या जिला फोरम से सीधा अपने पास मंगा सकता है।
तो जो भी मामला है ना, जो विवाद है, उसका स्थानांतरण करने का अधिकार भी इसके पास है ना। जिला आयोग जो है वो बेसिकली उस पर नियंत्रण करेगा। तो पूरी एक हायरार्की, एक पदानुक्रम बना हुआ है ना, उसी के हिसाब से ये चीजें चल रही है। तो संरचना हो गया, क्षेत्राधिकार हो गया, कुछ अन्य शक्तियां हो गई। ठीक है, चलिए अब क्षेत्राधिकार तो हमने यहाँ कर लिए, चलिए यहाँ पे आप पढ़ते रहना। राइट टू रिपेयर, ये सारी चीजें हो गई। अब पहले एक क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इस आयोग के पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं और वह न्यायालय के समान कानूनी प्रक्रिया का पालन करता है। क्या न्यायालय के पास जिस तरह की कानूनी प्रक्रिया है, इसके पास भी तो एक प्रक्रिया है, उसका पालन करता है। ठीक है, वह साक्षियों को समन दे सकता है, साक्ष्य प्राप्त कर सकता है और पीड़ित उपभोक्ता को निवारण प्रदान करने के लिए क्या कोई आदेश पारित कर सकता है, क्या कोई सजा दे सकता है, क्या किसी कॉरपोरेट को या फिर किसी भी इस तरह के संस्थानों को जिन्होंने फ्रॉड किया हो बंद करा सकता है, क्या अधिकार है इसके पास। यहाँ पर ये जो दोनों अधिकारों की बात की गई है, ये दोनों बातें इसमें सही है। एक और क्वेश्चन बताओ जरा, निम्न पर विचार कीजिए। इसके पास यहाँ पे मामला फिर से नेशनल कंज्यूमर फोरम का है, नेशनल कंज्यूमर फोरम। ठीक है, कोर्ट नहीं, हमने इसको फोरम कहा, हमने इसको कमीशन आयोग कहा। इसके पास मामलों के स्थानांतरण, मामलों का स्थापना, निपटान, लंबित मामलों के संबंध में समय समय पर विवरण मांगकर सभी राज्य आयोगों पर एक प्रशासनिक नियंत्रण है। राज्य आयोग से हमने, देखो बच्चों फिर से ध्यान से देखो कि हमने जाना था कि इसकी बेसिकली पूरी हायरार्की बनी हुई है और हमने जाना था कि इसमें टॉप पर या शीर्ष पर सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास है, जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है ना, जो कि नेशनल कंज्यूमर फोरम, इसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां है। फिर उसके बाद जो है वह स्टेट, और स्टेट के अंडर में आ रहे हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट या जिला फोरम है, जो भी डिस्ट्रिक्ट या जिला फोरम है। तो यहाँ पर ये पूरी इस तरह की हायरार्की बनी हुई है। तो स्टेट से रिपोर्ट या विवरण मांगने का जो काम है वह नेशनल कर सकता है, नेशनल फोरम कर सकता है। बाकी इस पर एक कंट्रोल रखने का भी काम कर रहा है, एक नियंत्रण रखने का काम है। ऐसे ही स्टेट जो है वह डिस्ट्रिक्ट इस पर नियंत्रण रख सकता है। इसको बेसिकली सुपरविजन या पर्यवेक्षणीय शक्तियाँ यहाँ पर है ना। ये इसका जो प्रशासन है एक प्रशासनिक नियंत्रण का काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय समय पर विवरण मांग सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग को मामले की सुनवाई में एक समान प्रक्रिया अपनाने के लिए निर्देश दे सकता है, बिल्कुल। एक पक्ष के द्वारा अन्य पक्ष को अग्रिम रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों के संदर्भ में निर्देश दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये सभी काम बेसिकली जो राष्ट्रीय आयोग है वह कर सकता है। ठीक है, चलो अब लास्ट आपका बचता है जिला उपभोक्ता। जिला उपभोक्ता, अच्छा देखो कि जब हम जिला उपभोक्ता की बात करते हैं, इस तरह से जो जिले पे जो शाखाएं हैं, तो राज्य सरकार क्या करेगा कि प्रत्येक जिले में जिला आयोग की स्थापना करेगा, है ना। ये जो स्थापना कर रहा है वह कौन कर रहा है, तो राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार के द्वारा स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर या तो प्रत्येक जिले में आपने इस तरह का जो फोरम है वह बना दिया, है ना, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि राज्य सरकार चाहे तो एक से अधिक जो जिला आयोग है वह भी बना सकती है। जब वह देख ले कि इस चीज़ की नीड यहाँ पर ज़्यादा है या जनसंख्या ज़्यादा, तो हो सकता है एक से ज़्यादा भी इस तरह के जो जिला आयोग है उनको बेसिकली बना दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमने शीर्ष पर तो राष्ट्रीय आयोग की बात की, उसके साथ ही लगभग 678 जिला आयोग है और 35 राज्यों में इस तरह के आयोग है। ठीक है, जैसे कि हमने जाना कि राष्ट्रीय आयोग का गठन 1988 में किया था, 86 के एक्ट के अनुसार। सो यहाँ पर 678 है ना, लगभग 680 मान लेते हैं हम इसे। तो 680 से ज़्यादा जो इस तरह के आयोग हैं बेसिकली वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला लेवल पर बनाए गए हैं और इसकी अधिकारिता जो है वह बेसिकली राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार बेसिकली ये बना सकता है। अब देखो अगर हम इसे संरचना की बात करेंगे, एक जिला हेतु या फिर एक जिले में कई आयोग, है ना, इसकी स्थापना ये कर सकता है। एक से अधिक आयोग भी बना सकता है। इसके अलावा अब हमें इसकी जो बात है वह संरचना की करनी है और हमें क्षेत्राधिकारों की करनी है।
अब संरचना क्या होगी, कौन निर्धारित करेगा, नियुक्ति और इन सब के बारे में कौन बनाएगा। चूंकि जिले स्तर पे बात हो रही है, आप ये नहीं सोच सकते कि राज्य करेगा, यहाँ पे भी केंद्र सरकार है। तो संरचना में सबसे पहले तो देखो एक अध्यक्ष होगा और कम से कम यहाँ पे 2 सदस्यों की बात की गई है। एक अध्यक्ष, अभी तक हम कम से कम 4 पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आयोग के बारे में अधिकतम 11 पढ़े थे हमने। एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 2 सदस्य, कम से कम 2 सदस्य होंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हम इनकी नियुक्ति की बात करेंगे तो केंद्र सरकार नियम बनाएगा, नियुक्ति को लेके, भर्ती पद्धति, भर्ती प्रक्रिया को लेके, भर्ती पद्धति, प्रक्रिया, कार्यकाल, इस्तीफा, कार्यकाल, त्यागपत्र, इस्तीफा, इसको लेकर मतलब इन सभी चीज़ों के जो रूल्स बनेंगे, ये रूल्स बनाने का काम केंद्र सरकार करेगी। अब ये मत सोचना जिला फोरम है तो राज्य कर देगी, है ना। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के साथ होंगे ये। साथ ही वेतन भत्तों की बात करेंगे तो वेतन जो भत्ते हैं वे क्या दिए जाएंगे, ये तय करना यहाँ पर ये राज्य सरकार के अंतर्गत है। राज्य सरकार इस संदर्भ में नियम बना सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो आर्थिक जो है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्षेत्राधिकार में आर्थिक आखिर कितना है, ठीक है, आर्थिक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने राशि तक के जो मामले हैं वो आप यहाँ पे सुनवाई करवा सकते हैं। तो देखो पहले हम देखेंगे कि लगभग वस्तु व सेवा का मूल्य 1 करोड़ से अधिक नहीं है, मतलब 1 करोड़ तक के मामले, 1 करोड़ तक अगर है ना, 1 करोड़ तक के जो विवाद है, मतलब ऐसी वस्तु या सेवा जो आपको मिली है, जो विवाद है, अगर उसकी राशि 1 करोड़ से कम है। अब लेकिन देखो वही 2021 का एक, तो 2021 में संशोधन करके ये कहा, 2021 में इसमें संशोधन किया गया और इस संशोधन में इस राशि को थोड़ा सा घटा दिया, हमने इसके पहले भी पढ़ा, और इसमें ये कहा कि अगर मामला 50 लाख तक का है तब भी आप जिला आयोग में जा सकते हैं। 50 लाख तक का अगर मामला है तब भी आप जिला उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, है ना। जिला मुख्यालय के साथ बेसिकली ये जुड़कर काम करेगा, जिले में जहां भी मुख्यालय है या फिर कहीं और भी राज्य सरकार अगर चाहे तो जिला आयोग की स्थापना कर सकती है। बेसिकली जिला मुख्यालय के साथ मिलकर ये जो काम है वह करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये बेसिकली इसके पास क्या अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति होगी, यस। अपीलीय अधिकारिता है तो इसमें भी आप देखेंगे 30 डेज के अंतर्गत जो मामले हैं, है ना, आप बाकी अगर निचले स्तर पर कुछ इस तरह के फोरम और बने हुए हैं तो अपीलीय अधिकारिता होगी। तो बेसिकली ये आपका जिला फोरम था। अब एक लिस्ट और हम बनाते हैं, है ना, जिसमें कि हम सबसे पहले ही हम इस लिस्ट को बना लेते हैं, कंज्यूमर फोरम, है ना। इसके बाद चलो खैर कंज्यूमर फोरम के बाद हम इस लिस्ट को एक बना लेते हैं, आपको याद रहेगा। आप भी इस तरह की एक लिस्ट बना लीजिए, है ना, आपको चीजें याद रहेंगी। चलिए, तो हमें 3 राशियों को पढ़ना है। हमें 3 राशियों को बेसिकली पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 एक्ट 1986 के अनुसार क्या था, 2019 के हिसाब से क्या था और 2011 के हिसाब से क्या था, है ना। और 2011 के हिसाब से क्या था वो हमें देखना है। चलो, उन्नीस सौ छियासी का एक्ट, ठीक है, और इसके बाद आपका 2019 का एक्ट और फिर 2021 का संशोधन। 3 राशियों को बेसिकली
हम देखेंगे। तो पहली जो राशि है वो हमें पढ़नी है कि आखिर जिला स्तर पर अगर हम जिला फोरम की बात करते हैं तो जिला फोरम पर आप किस मामले तक की जो सुनवाई है वह कर सकते हैं। तो 1986 का जो एक्ट है बेसिकली ये कहता था कि अगर मामला कोई 20 लाख तक का है, 20 लाख का विवाद है ना, 20 लाख तक का जो विवाद है आप इसको जिला फोरम में सुनवाई कर सकते हैं। 2019 में इसको बढ़ा दिया और 2019 में कहा कि आप 1 करोड़ तक का जो मामला है वह यहां पे आप सुलझा सकते हैं। 1 करोड़ तक का जो मामला है वो आप जिला फोरम में निपटा सकते हैं। 2021 में इस राशि को कम किया, याद रखना सभी की राशियां 2021 में कम की गई। तो 50 लाख की बात इसमें की गई कि 50 लाख तक का जो विवाद है या जो मामला है आप इसमें सुलझाएं। तो ये जिला फोरम की बात हो गई। फिर यहाँ पर राज्य फोरम की बात हुई कि अगर हम स्टेट कंज्यूमर फोरम की बात करें, राज्य फोरम या राज्य आयोग की अगर हम बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे 20 लाख तक का विवाद था तो 1986 के एक्ट में इसी से आगे उठाओ कि 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला, 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक नहीं, 1 करोड़ तक, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक अब आगे चला जाएगा राष्ट्र के पास, राष्ट्रीय आयोग के पास। आगे 2019 में कहा कि जो मामला यहाँ पे तो 1 करोड़ तक की राशि 20 लाख से लेकर कर दी गई थी, अब यहाँ पे तो 1 करोड़ तक का मामला जिला फोरम को ही दे दिया, तो यहाँ पे 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ है ना, 1 से लेके केवल सीआर लिख दूं समझ जाओगे ना, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का जो मामला है वह 2019 के एक्ट में राज्य की सीमा बना दी। अब इसमें राशि को घटा दिया, कहा कि अगर मामला 50 लाख से लेकर अगर मामला 2 करोड़ तक का है, ठीक है, तो आपको ये जो मामला है आप राज्य में ले जा सकते हो। अब देखो इसमें आगे जो तीसरा है आपका जिला राष्ट्रीय फोरम, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय फोरम में इन सब जगह से राशियां बढ़ा दो, सबकी आगे आगे की लिमिट। अब जैसे कि यहाँ पे 1 करोड़ तक की बात थी तो यहाँ पे मामला जो है वह 1 करोड़ से अगर अधिक का है, 1 करोड़ प्लस है ना, 1 करोड़ से अगर अधिक का मामला है तो इसमें जाएगा। आगे अब देखो यहाँ पे 10 करोड़ था, इसके आगे बढ़ा लो कि अगर इसमें ये कहा गया 2019 में कि 10 करोड़ से अधिक का अगर मामला है, 10 करोड़ से ऊपर की अगर राशि है, तब इस मामले को राष्ट्रीय आयोग में देखेंगे। 21 में इस सीमा को घटा दिया गया, जहां से इसकी सीमा खत्म वहां से शुरू, कहा कि अगर 2 करोड़ से अधिक का मामला है, 2 करोड़ से अधिक का मामला है, तब आपको बेसिकली राष्ट्रीय फोरम में शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये आपकी 3 राशियां हैं, 1986, 2019 और 2021 के एक्ट के अनुसार। क्वेश्चन यहाँ से जो है वह सीधे रूप में बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो राशि है कब कितनी की गई, कब कम कब ज़्यादा की गई, ठीक है। और एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। तो हमने आज की क्लास में उपभोक्ता आयोग की बात की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 37 है। अगर आपने अब तक, कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ से शुरुआत करी हो, पहला चैप्टर देखा, उन्हें लगा कि यार समझ में तो आ ही जाता है जो ये मैडम पढ़ाती हैं, तो आप बच्चों इसके पहले के भी जो चैप्टर्स हैं वह देख लेना, है ना। ये चैप्टर नंबर 37 था। मैं आपको बता दूं कि आपका कल का चैप्टर आपका लोक अदालत होगा, है ना। लोक अदालतों के बाद फिर हम आएंगे आपके स्थानीय सरकार पर, पंचायती राज और नगर निगम। अगर आप चैप्टर 42 तक जाते हो, उसके बाद केवल आपकी गैर संवैधानिक और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं बस वही रह जाती है। सारा लगभग आपका इंपॉर्टेंट जो है वह कवर हो जाता है। ऐसे बच्चे जो 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको PYQ की सारी सीरीज जो है वह अवेलेबल है ना, तो PYQ की सीरीज आप देख लो, वहाँ से कवर हो जाएगा। पॉलिटी का फुल मतलब एक कवर सॉल्यूशन मैं कह सकती हूँ कि आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। जो आपका करंट अफेयर है साल भर का, उड़ान 500 जो आएगा आपको उसमें मिल जाएगा, उड़ान 500 में, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी कवर कराई ही जा रही हैं। चलिए, तो उपभोक्ता आयोग
में हमने देखा 3 स्तर पर है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला। हमने उपभोक्ता की परिभाषा को देखा, जागो ग्राहक जागो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 4-5 एक्ट की बात की, 1986, 1993, 2002, 2019, 2021, है ना, किस तरीके से। तो उपभोक्ता कौन होगा? जो कि किसी वस्तु को खरीदेगा, सेवा प्राप्त करेगा। एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि ऐसे किसान जिनकी फसल चूंकि खराब बीज जो है वह एक प्राइवेट लिमिटेड ने बेचे थे, फसल खराब हो गई तो उनको 5 लाख का मुआवजा, तो मुआवजा दिलाने का अधिकार जिनके पास है, हमने देखा कि कंज्यूमर कमीशन से हमारे यहाँ। और ये जो कंज्यूमर कमीशन उपभोक्ता आयोग है उसके लिए कई एक्ट बने। पहली बार 1986 में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, विवाद समाधान तंत्र है कि आपको कोई प्रॉब्लम है आप यहाँ जाए, और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों, आप डेफिनेटली अवेयर रहे अपने राइट्स के लिए। अगर आपने पैसे दिए हैं, अगर आपने कोई सर्विस ली है, तब आपको उसके लिए सही जो चीज़ें हैं, सही प्रैक्टिसेस हो, इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय, राज्य और जिला आयोग, ठीक है। चलिए, तो हमने जाना था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है। अच्छा, अभी एक बात और आपको ये याद रखना है कि जैसे कि मान लो कोई करंट अभी 2024 में कुछ नया संशोधन आ जाता है, उस संशोधन को देख लो कि पहले क्या था अब क्या है, कंपैरिजन कर लो, है ना। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की बात की, संरचना कौन निर्धारित करेगा, केंद्र, कार्यकाल क्या है, 4 वर्ष, 70 वर्ष, 67 वर्ष, क्षेत्र अधिकार हमने देखे, आर्थिक अपील या पुनरीक्षण क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण की बात की, 3 राशियों की बात की, 5 हमने क्वेश्चन देखे। राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग की बात की कि संरचना क्या होगी, केंद्र सरकार ही नियम बनाएगा। हमने राइट टू रिपेयर की बात की, उपभोक्ता को सुरक्षा, सूचना, चयन, क्षतिपूर्ति निवारण, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, और राइट टू रिपेयर भी है। राइट टू रिपेयर के लिए पूरा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का पोर्टल बना हुआ है, राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया, ठीक है। ये सेक्टर्स इसमें बेसिकली कवर हो गए, चाहे फार्मिंग इक्विपमेंट हो, मोबाइल हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, ऑटोमोबाइल्स हो। जिला की बात की, जिला उपभोक्ता पे भी है। तो ये बेसिकली आपका आज का सेशन था, ठीक है। आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है, उन क्लासेस को जाकर देखो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहो जो भी आपकी पिछली क्लासेस हैं। ज़्यादा नहीं तो 4-5 चैप्टर्स अपने रिवाइज करते रहो। तो क्योंकि अगर रिवीजन आपका जो है वह चलता रहेगा बच्चों, तो एक कॉन्फिडेंस हमें बना रहता है कि हाँ मेरी चीज़ें कवर हो रही हैं। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।